हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों की तरफ से बेटा यशवंत सर को नमस्कार और इस कतई जहर की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन। आज के लेक्चर का उद्देश्य रहेगा हेलो एल्केन का परिचय, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, उसके भौतिक गुण, साथ में निर्माण की सामान्य विधियां। आइए बेटा, सबसे पहले हम बात करें तो हेलोजन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन सर किसको बोलोगे? अगर आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें से H हटा करके आप हेलोजन लगाएं, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H हटा के हेलोजन लगाएंगे तो आप उसे हेलो एल्केन बोलेंगे, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से H हटा के हेलोजन लगाएंगे तो आप उसे हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके इंट्रोडक्शन पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, अपने को बेटा इसके इंट्रोडक्शन पे कम से कम समय लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अपने पास CH4 है, CH4 एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसका एक H हटाऊं और एक हेलोजन लगा दूं तो बन जाएगा बेटा CH3X। ऐसे ही बेटा दो हाइड्रोजन हटा के मैं दो हेलोजन भी लगा सकता हूं तो बन जाएगा CH2X2। ऐसे ही बेटा इसके तीन हाइड्रोजन हटा दिए जाए मान लो और तीन हेलोजन लगा दिए जाएं तो ये बन जाएगा CHX3। और बेटा ऐसे ही इसके अगर 4 हाइड्रोजन को रिमूव करके 4 हेलोजन लगा दिए जाएं तो ये बन जाएगा CX4। ठीक, तो ये क्या है बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसको मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया, इसको भी मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया, इसको भी मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? हेलो एल्केन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H हटा करके हेलोजन लगाने पर जो यौगिक प्राप्त होगा आपको, उसको आप हेलो एल्केन बोलने वाले हो। तो ये भी हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, चलो ऐसे ही बेटा मेरे पास मान लो बेंजीन रिंग हो। अब सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने की बात नहीं कि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें से H को हटाऊं और एक हेलोजन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? हेलो एरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एरीन। ऐसे ही बेटा बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, इसको आप मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो, या बेटा आप इसको टॉल्विन भी बोल सकते हो। मिथाइल बेंजीन में से बेटा अपन अगर एक H को हटा दें और उसकी जगह मान लो एक हेलोजन लगा देते हैं, तो इस CH3 में से एक H हटा करके एक हेलोजन लगा दूं तो ये बन जाएगा बेटा CH2X। दो H हटा करके मैं दो हेलोजन लगा दूं, मान लो दो H हटा के दो हेलोजन लगा दूं तो ये बन जाएगा बेटा CHX2। ऐसे ही बेटा तीन H को हटा करके तीन हेलोजन लगा दिए जाएं तो ये बन जाएगा CX3। क्या? मिथाइल बेंजीन में से एक H हटा करके एक हेलोजन लगाएंगे तो जो पिक्चर बनेगी आप उसे बोलेंगे बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसे ही बेटा मिथाइल बेंजीन में से दो H हटा करके दो हेलोजन लगा दूं, दो H हटा करके दो हेलोजन लगा दूं तो ये पिक्चर बनेगी। इसको आप बोलेंगे बेटा बेंजल डाइहैलाइड। ठीक है, ऐसे ही बेटा मिथाइल बेंजीन में से तीन H हटा दूं, यहां से तीन H हटा दूं और उसकी जगह तीन हेलोजन लगा दूं तो जो पिक्चर मेरे पास बनेगी उसे मैं बोलूंगा बेटा बेंजो ट्राइहैलाइड। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो बेटा इसमें से एक H हटाओगे एक हेलोजन लगाओगे तो क्या बनेगा? बेंजाइलिक हैलाइड। दो H हटा के दो हेलोजन लगाओगे तो बेंजल डाइहैलाइड। तीन H हटा करके तीन हेलोजन लगाओगे तो बेंजो ट्राइहैलाइड। कर लोगे? आओ फटाफट बढ़ो आगे। ये छोटी छोटी बातें बेटा, इनमें कोई दिमाग लगाना तो पड़ता नहीं है ज्यादा। आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण हम जो देखेंगे वो पहला देख रहे हैं कार्बन श्रृंखला के आधार पर कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। ठीक है, उसके आधार पर दो भागों में बांट देंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक के भी दो भाग हो सकते हैं ना भाई, कार्बन की श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो
और जो एलिफेटिक अगर श्रृंखला है तो उसमें दो संभावनाएं हैं कि आपकी जो श्रृंखला है वो संतृप्त भी हो सकती है और आपकी श्रृंखला असंतृप्त भी हो सकती है। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और हेलोजन भी लगा हुआ है, मतलब ये कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रहा होगा कभी, उसमें से मैंने एक H को हटाया और एक हेलोजन लगाया और उसके अंदर भी कार्बन की जो चेन रही वो संतृप्त रही। समझ में आ रही है क्या बात? अरे कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला थी, वो भी संतृप्त श्रृंखला थी, उसमें से H को हटाया और हेलोजन लगाया, तो इसी कैटेगरी में रखूंगा भाई। ऐसे कोई भी एग्जांपल बना लो जो आपकी मर्जी का है, ये भी लिख सकते हो। असंतृप्त में आ जाओ बेटा, C डबल बॉन्ड C, मतलब कार्बन श्रृंखला के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल, असंतृप्त में डबल या ट्रिपल मिलेगा। इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल में बात करने की मेरे हिसाब से मैं कोई आवश्यकता समझता नहीं हूं। जैसे यहां भी डबल बॉन्ड है तो ये असंतृप्त होगा, ठीक है। तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकते सर, ये एरोमेटिक नहीं हो सकते, कार्बन की श्रृंखला एरोमेटिक हो गई तो ये एरोमेटिक हो गई तो ये एरोमेटिक हो गई। कान पे लगाए खींच के 10 दे और 1 गिने कोई आदमी, मतलब उसकी मैथ मेरी जैसी होनी चाहिए, 10 दे और 1 गिने वो। ये अचक्रीय यौगिक के एरोमेटिक होने का तो सवाल ही नहीं बनता यार। अरे अचक्रीय यौगिक के एरोमेटिक होने का तो सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एरोमेटिक की बात करते हैं। सर एरोमेटिक कौन होता है? जो हकल नियम का पालन करते हैं। अब सर हकल नियम क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या होता है? पढ़ा रखा है। देखो बेटा, बेंजीन के साथ, मगर बेंजीन के साथ एक हेलोजन लगा हुआ है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। उसमें से H हटा के हेलोजन लगा दिया भाई, बेंजीन में से एक H हटा के मैंने एक हेलोजन लगा दिया, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। अरे बेंजीन एरोमेटिक ही होती है भाई, बताने की क्या जरूरत है। ऐसी बेटा CH2X, CHX2, CX3, ये सब आते हैं बेटा एरोमेटिक के अंदर। इन सब के अंदर बेंजीन रिप्रेजेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और H हटाकर हेलोजन लगा रखा है, यहां से H हटा के हेलोजन लगा, यहां पे H हटा के 2 हेलोजन लगे, यहां से H हटा करके 3 हेलोजन लगे हुए हैं। अरे पहले यहां 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, अब 3 हेलोजन है। पहले यहां 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, अब उनकी जगह 2 हेलोजन लगा रखे, एक हाइड्रोजन हटा दिया होगा, एक हेलोजन लगा लिया होगा। बस समझ में आ रही है क्या? तो कार्बन श्रृंखला के आधार पर 2 तरीके का वर्गीकरण है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। दूसरा है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा बेटा मोनोहेलाइड। क्या आएगा बेटा? मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड का मतलब एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा। अगर एक हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो आप उसे मोनोहेलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। ये सब मोनोहेलाइड है। कितने हेलोजन परमाणु लगे उनमें बेटा? एक हेलोजन परमाणु लगा है, तो आप इनको मोनोहेलाइड बोलेंगे। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बोल रहा हूं, एक हेलोजन परमाणु है तो आप उसको मोनोहेलाइड बोल दोगे। सेकंड आइए बेटा डाइहेलाइड। डाइहेलाइड का मतलब ये हो जाएगा बेटा कि 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। अब बेटा इसके अंदर ए आएगा अपने पास जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड, बात ध्यान से सुनना बेटा। डाइहेलाइड का मतलब तो इतना सा है कि 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। जेम डाइहेलाइड का मतलब यह है कि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे। जेम डाइहेलाइड का मतलब क्या है? कि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे। यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित है,
इससे आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे बेटा? जैम डाई हैलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें दो हैलोजन परमाणु हैं, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे लगे हैं। इसमें इसमें भी दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे रखे हैं। अब कुछ लोग फड़फड़ाना शुरू कर देंगे, सर कार्बन ने यहाँ एक दो तीन ही बंद बना रखे हैं, कार्बन तो कैलकुले के हिसाब से टेट्रावेलेंट होता है, 4 बंद बनाने चाहिए। अरे तो देवता, बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रखी होगी, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो आप लिख देते हो ना, थोड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरे नादान परिंदो, कैसे समझाऊं तुमको। डाई हैलाइड के अंदर सबसे पहला था जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब था कि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे लगे होंगे बेटा। आगे आ जाइए, विस डाई हैलाइड। ये सब चीजें मैंने वैसे पहले भी पढ़ा रखी होंगी नोमेनक्लेचर में। विस डाई हैलाइड, दोनों हैलोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं। निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं। दो हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें दो हैलोजन परमाणु हैं, दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर, एक कार्बन पे नहीं है। अगर दो हैलोजन परमाणु बेटा एक ही कार्बन पे होते तो जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। निकटवर्ती कार्बन पे लगे होते, आसपास के कार्बन पे लगे होते हैं दोनों हैलोजन परमाणु, तो उसको आप विस डाई हैलाइड बोलते हैं। सी आ जाइए बेटा इसके अंदर। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा इसको बोलेंगे अल्फा, ये है बेटा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? दो हैलोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के, दो हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम अंतिम किनारों पर लगे होते हैं। अंतिम किनारों, हाँ हिंदी ज्यादा बढ़िया नहीं है मेरी, अंतिम किनारों पर लगे होते हैं। पृथक पृथक रूप से, पृथक पृथक रूप से। मैं मतलब समझा दूंगा बेटा, इसका भी ध्यान से देखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास दो हैलोजन परमाणु हैं, लेकिन बेटा वो कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोर के ऊपर लगे हुए हैं। मेरे पास दो हैलोजन परमाणु हैं, दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोर पर, एक इधर वाले छोर पे एक उधर वाले, एक इस किनारे पे एक उस किनारे पे, तो बेटा इसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि हैलाइड्स जो होते हैं बेटा, मोनो हैलाइड का मतलब है कि एक हैलोजन परमाणु होगा, डाई हैलाइड का मतलब वहां दो हैलोजन परमाणु होंगे। अब डाई में भी एक क्या था हमारे पास? जैम डाई हैलाइड, यानी कि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे होंगे। विस डाई हैलाइड का मतलब दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पे होंगे। अल्फा ओमेगा का मतलब कि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंतिम छोर पर हैं, इधर वाले और इधर वाले पे। ये तो हो गई बेटा डाई हैलाइड की बात। थर्ड आ जाइए बेटा, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड का मतलब क्या होगा बेटा? तीन हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, तीन हैलोजन परमाणु, तीन हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। ट्राई हैलाइड का मतलब है कि बेटा तीन हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। एग्जाम्पल जैसे आपसे बात करूं मैं, CHCl3 तीन हैलोजन परमाणु है इसमें, CHBr3 तीन हैलोजन परमाणु है इसमें, CHI3 तीन हैलोजन परमाणु है इसमें भी तीन हैलोजन परमाणु है कि नहीं? अगर टोटल हैलोजन परमाणु की संख्या तीन है तो आप उसे ट्राई हैलाइड बोलेंगे।
तो बेटा ये भी ट्राई हेलाइड है, ये भी ट्राई हेलाइड है, ये भी ट्राई हेलाइड है, ये भी ट्राई हेलाइड है। CHCl3 को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्लोरोफॉर्म। किस नाम से फेमस है बेटा ये? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 को हम बोलते हैं बेटा ब्रोमोफॉर्म। CHI3 इसको हम बोलते हैं बेटा आयोडोफॉर्म। ध्यान से देख लीजिए बेटा, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म, CHI3 को आयोडोफॉर्म। लेकिन सभी किसका पार्ट है? ये ट्राई हेलाइड का पार्ट है, क्योंकि सभी में 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसका अपने को IUPAC नाम लिखना पड़ेगा 1 2 3। तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो, सॉरी 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3 तीनों पे क्लोरीन लगा, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। तो ये सब ट्राई हेलाइड का पार्ट है। ट्राई हेलाइड का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि तीनों हैलोजन एक पे ही होने चाहिए, अलग अलग पे होने चाहिए। कैसे भी हो, 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित है तो आप उसको ट्राई हेलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। फोर्थ आ जाइए बेटा आप लोग, टेट्रा हेलाइड। टेट्रा हेलाइड, टेट्रा हेलाइड का मतलब क्या होगा बेटा? कि 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। टेट्रा हेलाइड का मतलब है 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं CCl4, इसमें 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित है बेटा, तो आप इसे क्या बोलोगे? टेट्रा हेलाइड। इसका एक दूसरा नाम भी होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बेटा पायरीन के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं? पायरीन। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बोलते ही हैं, साथ में इसको पायरीन भी बोलते। अरे टेट्राक्लोराइड तो बोलेंगे ना, 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका दूसरा फेमस नाम है पायरीन। और जो CCl4 होता है बेटा, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और बताता हूं मैं आपको। इसका उपयोग अग्नि शामक यंत्रों में किया जाता है। मतलब जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, जिनको हम अग्निशमक यंत्र बोलते हैं, उनके अंदर बेटा CCl4 का यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये बात आप लोगों ने 8th 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। ठीक है, चलो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है इस लेक्चर के अंदर, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक शुरू के 45 मिनट हैं। शुरू के 45 मिनट तो दिमाग लगाना नहीं है, और उसके बाद दिमाग परी से उधार दे रखा हो तो वापस मंगवा लेना। 45 मिनट के बाद दिमाग वापस मंगवा लेना। 45 मिनट तक किसी को कोई दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, तब तक वो परी के पास रह सकता है। 45 मिनट के बाद अपने पास होना चाहिए। क्यों? आगे आ जाओ बेटा। मोनोहेलाइड का वर्गीकरण। अब मोनोहेलाइड का मतलब क्या है कि बेटा एक हैलोजन परमाणु होगा उसके पास। अरे मोनोहेलाइड का मतलब एक हैलोजन परमाणु होगा। तो हम मोनोहेलाइड का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। मोनोहेलाइड के अंदर भी सबसे पहले है बेटा एल्किल हेलाइड। अब सर एल्किल हेलाइड किसको बोलते हैं? मुझे तो यही नहीं पता। अरे एल्केन में से H हटा करके हैलोजन लगा दी जाए तो जो पिक्चर बनेगी उसे आप क्या बोलोगे? एल्किल हेलाइड। एल्केन में से H हटा करके हैलोजन लगाया जाए तो जो पिक्चर बनेगी उसे क्या बोलोगे? एल्किल हेलाइड। अब जो ये एल्किल हेलाइड होते हैं बेटा, इनकी 3 कैटेगरी हो सकती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आप सब लोग जानते हो ये बातें। कितनी डिग्री हो सकती हैं एल्किल हेलाइड की? 3। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, हैलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री, हैलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री। आप सभी लोग यहां पे डिग्री लिख सकते हैं फटाफट। CH3 CH2 CH2Cl, एक हैलोजन उपस्थित है, मोनोहेलाइड हो गया। अरे एक हैलोजन है तो क्या हो गया? मोनोहेलाइड।
एल्केन में से H हटा दूं और हेलोजन लगा दूं तो ये बनता भी है, ये बात भी सही है। तो कैसे बना, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। अरे भैया ये प्रोपेन था बचपन में, इसमें से H हटा करके एक हेलोजन लगा दिया गया। तो आप मुझे बताइए, आप इसे अल्काइल हैलाइड नहीं बोलेंगे क्या यार? एल्केन में से H हटा के हेलोजन लगा दूं तो जो पिक्चर बनेगी उसको एल्किल हैलाइड बोलूंगा। ठीक, आ जाओ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा है, हेलोजन जिससे जुड़ा है वो कार्बन अन्य 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। क्लियर है क्या? हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 1 से जुड़ा 1 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 2 से जुड़ा 2 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 3 से जुड़ा 3 डिग्री। बताओ इसकी डिग्री बताओ। हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 1 से जुड़ा, हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 1 से जुड़ा बेटा 1 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा, हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 2 से जुड़ा, हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 2 से जुड़ा 2 डिग्री। इसमें बताओ बेटा, हेलोजन जिससे जुड़ा, इससे जुड़ा हुआ हेलोजन, ये अन्य 1 2 3 से जुड़ा 3 डिग्री। क्लियर है? हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 2 से जुड़ा 2 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा वो अन्य 3 से जुड़ा 3 डिग्री। क्लियर? तो आप बताइए बेटा, एल्काइल हैलाइड सबको क्लियर है? एल्काइल हैलाइड के 3 पार्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, अगला आ जाओ बेटा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन क्या है बेटा? ध्यान से देखना कि आपके पास C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, उसके बाद एक sp3 कार्बन होना चाहिए, उससे हैलोजन कनेक्टेड होना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस का पालन होता है तो आप उसे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। C डबल बॉन्ड C, उसके बाद एक sp3 कार्बन आ जाए और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो और ये सीक्वेंस का पालन हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड। जैसे मैं आपसे कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, बताइए बेटा ये एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। C डबल बॉन्ड C है सर, है, उसके बाद sp3 कार्बन है, उससे हैलोजन लगा है। C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन का संकरण sp3 है, उससे हैलोजन लगा है। फिर तो सर ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C रहा, C डबल बॉन्ड C, अगला कार्बन sp3 कार्बन, इसका संकरण निकालोगे sp3, उससे हैलोजन लगा है। C डबल बॉन्ड C, उससे अगला कार्बन sp3 कार्बन, उससे एक हैलोजन लगा है। एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखो बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये होगा बेटा कि आपके पास बेंजीन रिंग होगी। क्या होगी बेटा? एक बेंजीन रिंग, उससे एक sp3 कार्बन कनेक्टेड होगा और उससे हैलोजन लगा है। बेंजीन रिंग, फिर उससे एक sp3 कार्बन कनेक्टेड है, उससे एक हैलोजन लगा है, तो आप उसे बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है सर, कोई एग्जांपल बना दो प्लीज। देखो बेटा, ये आपकी बेंजीन रिंग, ये एक sp3 कार्बन और उससे हैलोजन लगा है। बेंजीन रिंग sp3 कार्बन, उससे हैलोजन लगा। बेंजीन रिंग sp3 कार्बन, उससे हैलोजन लगा, तो आप इसे क्या बोलोगे? बेंजाइलिक हैलाइड। सर यही होता है कि बस बेंजाइलिक हैलाइड, और कोई नहीं हो सकता? मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला यार। आपको वैसे भी पता है कि यशवंत सर जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। आधा अधूरा स्टेटमेंट कोई भी नहीं देते। वो आधा अधूरा स्टेटमेंट नहीं देता हूं मैं, बहुत सोच समझ के बोलता हूं। इधर आओ, क्या सर ऐसे हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग हो, यहां पर आप एक हैलोजन लगा दो, क्या सर आप इसको बेंजाइलिक बोल पाओगे? क्या मैं इसको बेंजाइलिक बोल पाऊंगा बेटा? बिल्कुल बोल पाऊंगा। क्यों? एक बेंजीन रिंग हो गई, उससे अगला कार्बन sp3 है, उससे हैलोजन लगा यार।
बेंजीन रिंग, फिर sp3 कार्बन, उससे हैलोजन, बेंजीन रिंग, एक sp3 कार्बन, उससे हैलोजन। तो ये भी बेंजाइलिक की कैटेगरी में आता है। जब भी बच्चे के माइंड में बेंजाइलिक हैलाइड आता है तो वो सिर्फ इसके बारे में सोचता है। भाई उसको इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि तेरे को ये याद नहीं करना। तुझे क्या याद करना है कि बेंजीन रिंग होगा, sp3 कार्बन कनेक्टेड होगा और वहां पे एक हैलोजन लगा होगा। तुझको इस सीक्वेंस का जहां भी फॉलो करता हुआ मिले तू कहेगा कि ये बेंजाइलिक हैलाइड है। बात समझ में आई? आगे आओ बेटा। विनाइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है कि बेटा C डबल बॉन्ड C होगा, उससे डायरेक्ट हैलोजन कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उससे डायरेक्ट हैलोजन कनेक्टेड हुआ, तो आप उसे विनाइलिक हैलाइड बोलोगे। सर कोई एग्जांपल? तो भाई सिंपल सा एग्जांपल बना लो अपनी मर्जी से। ये लो सर, ये C डबल बॉन्ड C हो गया, इससे एक हैलोजन लगा है, C डबल बॉन्ड C है, उससे एक हैलोजन लगा है, तो आप इस किस कैटेगरी में रखेंगे? वाइनेलिक हैलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। आगे आ जाओ बेटा, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या है कि सर एक बेंजीन रिंग होगी, उससे डायरेक्ट हैलोजन कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन कनेक्टेड है, तो आप उसे एराइल हैलाइड बोलेंगे। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट हैलोजन कनेक्टेड है, तो ये एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आ गया। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके लिख दूं? मजा नहीं आया, मिटा देता हूं। अरे मैं थोड़ा इसका साइज सही लिखना चाह रहा था, चलो कोई बात, इधर दे। बेटा एक बार वापस से समझ लो, एलाइली का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, फिर एक sp3 कार्बन, उससे हैलोजन लगा होगा। ठीक है, यहां देखो बेटा, C डबल बॉन्ड C, एक sp3 कार्बन, एक हैलोजन, यहां C डबल बॉन्ड C, एक sp3 कार्बन, एक हैलोजन। तो ये किसकी कंडीशन में आते हैं बेटा? एलाइलिक के में। बेंजाइलिक का मतलब क्या है बेटा? बेंजीन रिंग होगी, फिर एक sp3 कार्बन होगा, उससे हैलोजन लगा होगा, बेंजीन रिंग sp3 कार्बन हैलोजन, बेंजीन रिंग sp3 कार्बन हैलोजन। अब आओ बेटा वाइनेलिक हैलाइड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उससे डायरेक्ट हैलोजन लगा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड C, उससे डायरेक्ट हैलोजन है। एराइल हैलाइड का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन है। एराइल हैलाइड का मतलब है कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कौन लगा है बेटा? हैलोजन, तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हैलोजन लगा दीजिए। सब क्लियर है बेटा? ये आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा हम हैलो एल्केन के भौतिक गुण के ऊपर। पहला पॉइंट है बेटा भौतिक अवस्था। तो निम्नतर सदस्य गैसीय होते हैं और उच्चतर सदस्य द्रव होते हैं। यानी कि हैलो एल्कीन जो होती हैं, जिनके अंदर कम कार्बन होते हैं वो गैसीय होते हैं, जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वो द्रव होते हैं, और अगर कार्बन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए तो वो द्रव की बजाय ठोस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर कार्बन कम होंगे वो गैसीय होंगे, कार्बन ज्यादा होंगे द्रव होगा, कार्बन और ज्यादा होगा तो वो ठोसी अवस्था में पाए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। अच्छा, आज आप लोगों के सामने मैं एक बॉइलिंग पॉइंट का देखने का तरीका लिख रहा हूं। शायद अगर आप समझदार होंगे और अपने सर के ऊपर ट्रस्ट करते होंगे तो जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा आप उसी सीक्वेंस में बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा देखेंगे। आप वैसे भी जानते हो कि यशवंत सर जिस सीक्वेंस में भी लिखते हैं या जो भी बात लिखते हैं बहुत सोच समझ के लिखते हैं, है ना, ताकि कभी बच्चा भविष्य में मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर पाए। इधर आओ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बीपी देखते टाइम सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास देखना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अगर मैं आपको डिफरेंट यौगिक दे दूं, अलग अलग यौगिक दे दूं और आपसे कहूं को बीपी के ऑर्डर में लिखो, तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बीपी ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने का एक तरीका यह होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही होगी वहां अणुओं के बीच में आकर्षण ज्यादा मिलेगा। भाई अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसका मतलब अणुओं के बीच में आकर्षण जाता है, और अणुओं के मध्य अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो आकर्षण को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी, अर्थात उसका क्वथनांक बिंदु भी ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि बीपी जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
म्यू आर, म्यू आर का मतलब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा उसका जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा वहां पर बीपी भी ज्यादा मिलेगा। क्यों? अब बात को ढंग से समझो। वैसे तो मैंने ये बात बता रखी है आप लोगों को आइसोमेरिज्म के अंदर। अगर बेटा डायपोल मोमेंट ज्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां बंध की ध्रुवीयता ज्यादा है, और बंध की ध्रुवीयता ज्यादा है तो इसका मतलब जब अणुओं के बीच में आकर्षण की बात होगी तो अणुओं के मध्य आकर्षण भी ज्यादा मिलेगा। बंध जितना ज्यादा ध्रुवीय होगा, मान लो मेरे पास यौगिक ए है और एक यौगिक बी है, तो यौगिक ए के बंध जितने ज्यादा ध्रुवीय होंगे, ऐसे यौगिक बी के बंध जितने ज्यादा ध्रुवीय होंगे, उतना ही यौगिक ए और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण हो पाएगा। यौगिक ए और बी के मध्य आकर्षण ज्यादा कब होगा? जब यौगिक ए के बंध ध्रुवीय हो, यौगिक बी के बंध ध्रुवीय हो, तो उनके मध्य आकर्षण होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा डायपोल मोमेंट के भी समानुपाती होता है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज्यादा होता है, जिसके अंदर ध्रुवीयता जितनी ज्यादा होती है, वहां बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आ सकता है। क्योंकि अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान डायपोल मोमेंट का मान ज्यादा है तो अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा होगा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेज। हालांकि ये कंसेप्ट पहले भी आ चुके हैं, बस सीक्वेंस का थोड़ा ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट वान डर वाल्स फोर्स के भी समानुपाती होता है। वान डर वाल्स फोर्स सरफेस एरिया के समानुपाती, सरफेस एरिया ब्रांचेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी में ब्रांच ज्यादा है, शाखा ज्यादा है, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ब्रांच ज्यादा होंगी तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होगा तो वान डर वाल्स कम, वान डर वाल्स कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा। अब इसके आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, आ जाइए। CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F, CH3F, इन चारों को अपने को बेटा बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्वाभाविक बात है, इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है। इसका मास ज्यादा होगा और जिसका मास ज्यादा होगा उसका बीपी भी ज्यादा होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि CH3I का बीपी सबसे ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। यहां पर बेटा 4 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है। जिसमें क्लोरीन परमाणु ज्यादा लगे होंगे उसका मास तुलनात्मक रूप से बाकी से ज्यादा आएगा। अब भाई इसमें 4 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा मिलेगा। आप टोटल करके देख लो, इसका मास ज्यादा आएगा, इसका बीपी ज्यादा आएगा। यानी कि सर आप सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलोगे, बीपी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बीपी ज्यादा होगा। आगे चलो, अब यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 क्लोरीन है। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 क्लोरीन है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 क्लोरीन है। यानी कि इन तीनों का मास तो सेम है, इन तीनों का बेटा मास सेम है। अच्छा, और ये एक दूसरे के आइसोमर है। जब मास सेम हो और वो एक दूसरे के आइसोमर हो तो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। बीपी प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल्स फोर्स, वान डर वाल्स फोर्स प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ये वाला कंसेप्ट कब लगाना होता है? जब आइसोमर होते हैं। तो आपको कैसे पता ये आइसोमर है? जरा इसका नाम लिखना, 1 2 3 4। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये क्या है बेटा? 2 क्लोरोब्यूटेन। ये क्या है बेटा? 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे पहले वाले का नाम क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या है बेटा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका वर्ड रूट क्या है? प्रॉप। इसका वर्ड रूट ब्यूट, उसका वर्ड रूट ब्यूट। लेकिन यहां पर क्लोरीन की पोजीशन 1, यहां क्लोरीन की पोजीशन 2, तो ये आपस में पोजिशनल आइसोमर हैं। ये आपस में चैन आइसोमर है, क्योंकि यहां ब्यूट आ रहा है, यहां प्रोप आ रहा है, तो ये दोनों तो चैन आइसोमर है और ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर है भाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं? वर्ड रूट अलग अलग होता है तो चैन आइसोमर होते हैं, और ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होती है तो वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होते हैं। चलो ठीक है सर। तो सर एक बात बताइए, इनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, ये एक दूसरे के समावयी हैं। ऐसे केस में आप इस कंसेप्ट को काम में लोगे तो बेटा इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच हैं। तो जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी, इस वाले में ब्रांच ज्यादा है बेटा, ब्रांच ज्यादा होंगी तो क्या होगा? ब्रांच ज्यादा होंगी
तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल फोर्स कम होगा, और वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा। इस वाले में दो ब्रांच है, ब्रांच ज्यादा होती हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ब्रांच ज्यादा सरफेस एरिया कम, वैन डर वाल फोर्स कम, बीपी कम, तो इसका बीपी सबसे कम होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को बेटा हम लोग म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यू इंटू डी। क्यू क्या है बेटा, यहाँ आवेश है, डी क्या है, यहाँ डिस्टेंस। क्यू का मतलब आवेश से है, डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस से है। जैसे मैं आपसे बात करूं HCl, HCl, तो बेटा आप मुझे बताइए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, HCl बंद में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्वाभाविक ज्यादा होती है, तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका डायपोल मोमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश ले लूंगा, प्लस भी ले सकता हूं माइनस भी ले सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना माइनस है उतना ही प्लस होगा, जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है, केवल चिन्ह का फर्क होता है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे इसलिए माइनस है, उसने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए प्लस है। ठीक है, विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा थी तो माइनस आ गया, उसके ऊपर प्लस आ गया। ठीक, इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश ले लेंगे, गुणा इन दोनों के बीच की दूरी, तो बेटा आवेश और दूरी का जो गुणनफल होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट। इन दोनों में से कोई सा एक का आवेश ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, इनका जो गुणनफल होता है उसे डायपोल मोमेंट कहते हैं। राइट, इसके बिहाफ पर अपन क्या कह सकते हैं बेटा, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, डायपोल मोमेंट म्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख दूं, म्यू प्रोपोर्शनल टू डी लिख दूं, तो किसी को दिक्कत। डायपोल मोमेंट जो होता है बेटा आवेश के समानुपाती होगा, डायपोल मोमेंट डिस्टेंस के समानुपाती होगा। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में समानुपाती हैं और ये दोनों भी आपस में समानुपाती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक केस तो मेरे पास HCl का है, एक केस मेरे पास मान लो HF का है। ठीक है, F की विद्युत ऋणता ज्यादा है, यहां माइनस आएगा यहां प्लस आएगा। अगर मैं डेल्टा EN की बात करूं, यहां पर डेल्टा EN देखूं तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.0 माइनस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1, यानी कि 0.9 का डिफरेंस है। ठीक, यहां पर मैं इन दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर देखूं तो बेटा फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 माइनस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1, तो 1.9 का अंतर है। ठीक है, क्या मैंने सही लिखा, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर जो है वो 0.9 का है, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में जो अंतर है 1.9 का है। राइट, वहां 0.9 है, 1.9, यहां विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है तो यहां ज्यादा माइनस और ज्यादा प्लस उत्पन्न होगा। अरे बताओ भाई, विद्युत ऋणताओं में जितना ज्यादा अंतर होगा यहां चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। यहां पर ज्यादा माइनस ज्यादा प्लस कब आएंगे, जब विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा होगा। इन दोनों एटम की विद्युत ऋणताओं का अंतर जितना ज्यादा होगा आवेश उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, और आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यानी कि यशवंत सर आप ये कहना चाहते हो, आप एक नया कंसेप्ट डेवलप करने वाले हो, वो ये है कि डायपोल मोमेंट डेल्टा EN के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम बताइए। विद्युत ऋणताओं में जितना ज्यादा अंतर होगा, इनकी विद्युत ऋणताओं में ज्यादा अंतर है, इनकी विद्युत ऋणताओं में कम अंतर है, विद्युत ऋणताओं में ज्यादा अंतर है तो यहां ज्यादा माइनस प्लस डेवलप होगा, चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा।
कहने का मतलब ये हो गया कि सर डायपोल मोमेंट डेल्टा ई एन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए अब मैंने आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं बेटा, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। इन चारों को मुझे डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। आओ जरा डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कार्बन फ्लोरीन, यहां पर डेल्टा ई एन की वैल्यू जो है काफी ज्यादा है। इन दोनों के डेल्टा ई एन की वैल्यू की बात करूं, डेल्टा ई एन की वैल्यू कम है, मतलब यहां बहुत ज्यादा है, यहां थोड़ी कम है। यहां डेल्टा ई एन जो है, दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर है लेकिन थोड़ा सा है। यहां इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में जो अंतर है वो बिल्कुल थोड़ा सा है। एक बार मैं एरो देख लूं, कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। कार्बन फ्लोरीन की विद्युत ऋणताओं में अंतर बहुत ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन की विद्युत ऋणताओं में अंतर उससे कम है। तीर का चिन्ह देखते रहना। कार्बन ब्रोमीन की विद्युत ऋणताओं में अंतर और कम है, कार्बन आयोडीन की विद्युत ऋणता में अंतर और कम है, ठीक है। अब सर डेल्टा ई एन ज्यादा है, विद्युत ऋणताओं में अंतर अगर ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इस आधार पर अकॉर्डिंग टू डेल्टा ई एन, अकॉर्डिंग टू डेल्टा ई एन, अगर मैं डेल्टा ई एन को आधार मान करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूं तो ये क्वेश्चन बनेगा CH3F का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। अगर मैं डेल्टा ई एन को आधार बनाता हूं, डेल्टा ई एन को अगर मैं आधार बनाता हूं तो उस आधार पर इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि विद्युत ऋणताओं में अंतर सबसे ज्यादा है। यहां विद्युत ऋणताओं में अंतर कम है, या और कम है, या और कम है, तो उस आधार पर इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप सभी लोग इस बात से एग्री करते होंगे, और यह आंसर गलत है। तो एक बात बताऊं, ई की प्रॉब्लम है इस केमिस्ट्री के साथ, पता है क्या, जो होना चाहिए वो तो होता नहीं है, कुछ और हो जाता है। सर आपने क्यों पढ़ाया, फिर आपने बोला कि डेल्टा ई एन ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो उस आधार पे तो यही आंसर आना चाहिए। फिर जब आंसर ही सही नहीं आ रहा तो ये सर आपने पढ़ा है क्यों, गलत क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को। भाई बात ऐसी है, आपका सोचने का नजरिया सही नहीं था। कैसे सही नहीं था, सुनो मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर कम है। जब इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है तो मैंने कहा कि इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है तो उससे क्या होगा, आवेश ज्यादा आएगा, आवेश ज्यादा आएगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। भाई विद्युत ऋणताओं में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा माइनस प्लस उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये 100% सत्य है बात। तो अब दिक्कत ये हो गई कि मैंने आपसे जो भी बातचीत करी उस टाइम मैंने डी के बारे में कुछ नहीं बोला था। क्या डायपोल मोमेंट केवल आवेश की जागीर है? अरे क्या डायपोल मोमेंट केवल आवेश पे निर्भर करेगा? नहीं, डायपोल मोमेंट आवेश पे भी निर्भर करता है, डायपोल मोमेंट डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। आपने इस बारे में विचार क्यों नहीं किया कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी तो देखना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट अकेले आवेश की जागीर नहीं है, डायपोल मोमेंट अकेले डिस्टेंस की जागीर नहीं है। डायपोल मोमेंट आवेश और डिस्टेंस जो है, आवेश और जो दूरी है, उन दोनों के गुणनफल का योग, उन दोनों के गुणनफल से आता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि डायपोल मोमेंट जो है आवेश पे भी निर्भर है और डिस्टेंस पे भी निर्भर है, तो मुझे डिस्टेंस पे भी फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं डेल्टा ई एन की बात करता हूं तो डेल्टा ई एन सबसे ज्यादा यहां है, राइट, यहां उससे कम है डेल्टा ई एन, यहां उससे कम है, यहां उससे कम है। विद्युत ऋणताओं का अंतर, यहां विद्युत ऋणताओं का अंतर सबसे ज्यादा है, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है तो आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा, आवेश ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। उस आधार पर यह क्रम आना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि डायपोल मोमेंट दूरी के भी समानुपाती है। भाई तो तूने दूरी का ध्यान क्यों नहीं रखा? और स्केल लेके आऊंगा, नाप के देखूंगा। अच्छा, इतना समझदार कब से हुआ रे तू नादान परिंदे? इतना तो मैंने ही नहीं बनाया तेरे को समझदार। अरे सर उसके बारे में तो आपने बातचीत ही नहीं करी, वो आप 12 घंटे वाली क्लास लेने वाले हो। बिल्कुल,
अभी उसकी आप लोगों को डेट बता दी जाएगी। 5 तारीख को तो सावे बहुत ज्यादा है कि नहीं? जो आपके स्टूडियो वाले सर हैं, राम सर, वो भी कह रहे हैं कि सर 5 तारीख के बहुत ज्यादा सावे हैं, तो मुझे भी सावों में जाना है। तो अब बताओ, राम सर की बात मानी जाए कि नहीं मानी जाए? माननी पड़ेगी ना, क्योंकि वो आपके सुख दुख के साथी हैं, वो आपको कितना सहयोग करते हैं, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी अपने को, क्यों? उनके परिवार में किसी की शादी है। चलो, कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि सर 5 तारीख के बहुत सावे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या करें? आप लोगों को डेट बताती जाएगी। आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं, आपकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, जब आपको डेट बता दी जाए, जब उस समय आप एक एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लेना डेटा का। ये सभी को काम करना है, उसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है, ठीक है? हाँ, डेट और जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग क्या रहेगी, डेट क्या रहेगी, उस समय मैंने आपके कमेंट सारे पढ़ लिए हैं। आपकी बातों का ध्यान रखने का पूरा पूरा मैं प्रयास करूंगा। आपकी जो टाइमलाइन है और जो आप डेट रखना चाहते हैं, डे रखना चाहते हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में आपका देखे, उसके अकॉर्डिंग रखने की पूरी कोशिश करूंगा। विद्यारानी कसम, कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, कोशिश। इधर आ जाओ। तो भैया ये आंसर तो गलत हो गया। फिर सर सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है बेटा वो ये है कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट मिलेगा CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का, फिर मिलेगा CH3I का। मतलब CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा। सर CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा क्यों हो गया? इसका क्या रीजन हो सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअल में क्या है कि कार्बन और क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है, इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर भी ठीक ठाक है। विद्युत ऋणताओं में अंतर ठीक है, इसलिए चार्ज भी ठीक ठाक आ जाएगा, आवेश भी। दूसरा पॉइंट, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है वो भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो Q इंटू डी का जो गुणनफल होगा वो CH3Cl के लिए ज्यादा आता है, CH3F के लिए कम आता है। अब ये बात तो एक्सपेरिमेंटली चेक की गई होगी लैब के अंदर। मैंने आपको कितनी बार समझाया, सर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मत पूछो, कैसे हुआ? कैसे हुआ सर ऐसा? मैं बताता हूं। कार्बन फ्लोरीन जो है, इसकी डेल्टा एन की वैल्यू तो ज्यादा है। इसके केस में डेल्टा एन ज्यादा होने की वजह से क्यू तो ज्यादा है, लेकिन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ कम होती है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ कम होगी तो लेंथ कम होगी, इसका मतलब डिस्टेंस कम होगी, और बॉन्ड की लेंथ कम हो गई, डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल CH3Cl का डायपोल मोमेंट तो ज्यादा रहेगा, CH3F का कम हो जाएगा। CH3F का कम होने का कारण उसकी बॉन्ड लेंथ कम होना। CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होने का कारण कि इसकी बॉन्ड लेंथ भी ठीक ठाक है। मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ से तो ज्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ, साथ में दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर भी पर्याप्त है। यानी कि अगर मैं CH3Cl के केस में बात करूं तो Q भी ठीक मिलता है, D भी ठीक ठाक मिलता है, और उन दोनों का जो एवरेज आता है या उन दोनों का जो गुणनफल आता है वो तुलनात्मक रूप से बाकी लोगों से ज्यादा आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। नीचे वाला आंसर सही रहेगा, ये करेक्ट आंसर है। ध्यान रहेगी बेटा ये बात आपको। अरे डायपोल मोमेंट किसी एक की जागीर नहीं है, केवल आवेश से निर्णय दोगे या केवल डेल्टा एन से निर्णय दोगे तो ये आंसर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमें डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। अब नाप के तो मैं बता नहीं सकता कि किसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है भाई। डेल्टा एन तो मैं चेक कर सकता हूं सभी की। अरे मैं डेल्टा एन तो सबकी चेक कर लूंगा, लेकिन लंबाई तो मैं नहीं बता सकता ना। बॉन्ड लेंथ तो स्केल से तो नपेगी नहीं, यहां पे स्वाभाविक बात है। चलो, आपको 3 यौगिक दे रखे हैं, इनको आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। बीपी का ऑर्डर बताना है बेटा इनका। चलो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के। होता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बेटा cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डायपोल मोमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और जब एक से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो उनका परिणामी या रिजल्टेंट निकाला जाता है। निकाला जाता है कि नहीं? फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो कि सर एक से ज्यादा सदिश राशि होती है तो वहां उसका परिणामी सदिश निकाला जाता है। ऐसे ही डायपोल मोमेंट एक बेटा सदिश राशि है। डायपोल मोमेंट क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? परिणामी निकालना पड़ेगा अगर ये एक से ज्यादा हुए तो। अगर एक से ज्यादा डायपोल मोमेंट हैं तो वहां आपको परिणामी निकालना पड़ेगा। और परिणामी डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा और उसका अंडर रूट। μr cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जो चीज cos थीटा के प्रोपोर्शनल होती है वो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सर एक बात बताऊं, ये तो ठीक है, सूत्र में सर पता चल रहा है कि ये और ये तो समानुपाती हैं, ये तो सही है। अरे सर ये तो सही है, ये तो चलो, ये तो आपने जो लिखा है ना समानुपाती का, यहां जो चिन्ह लगा रहे हो कि डायपोल मोमेंट जो होता है cos थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ये तो समझ में आ जाता है इस फॉर्मूले से। लेकिन सर ये थीटा के कैसे होता है व्युत्क्रमानुपाती? अरे भैया अब तुम मुझे एक बात बता, cos 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? अरे cos 30 और cos 60 में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? cos 30 की वैल्यू cos 60 से ज्यादा है। तो जिसका थीटा कम होता है उसकी cos ज्यादा होती है। अरे जिसका थीटा कम होगा वहां cos की वैल्यू ज्यादा होती है, राइट? तो थीटा कम होगा तो cos की वैल्यू ज्यादा होगी, cos की वैल्यू ज्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, थीटा कम होता है तो cos थीटा ज्यादा होता है, थीटा कम तो cos थीटा ज्यादा, cos थीटा ज्यादा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा। इसलिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। अरे भाई आप cos 30 और cos 60 की वैल्यू देख लो, वो 9th 10th में अपन नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, वो एक टेबल सी बनवाते हैं त्रिकोणमिति के अंदर जिसके अंदर cos 30, 45, 60, 19 की वैल्यू रहती है, ऐसे साइन की, tan की, कोट की, सबकी वैल्यू रहती है। तो आप चेक कर लो आराम से cos 30 cos 60 की वैल्यू को, पता चल जाएगा आपको कि थीटा और cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं। अब यहां देखो बेटा, इस वाले एग्जांपल में देखो, कार्बन और ये क्लोरीन, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो एक डायपोल मोमेंट यहां काम कर रहा है। कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो एक डायपोल मोमेंट यहां काम कर रहा है। डायपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की तरफ होती है। तो कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की तरफ एक डायपोल लगेगा, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की तरफ एक डायपोल लगेगा। डेफिनेटली इन दोनों का जो परिणामी डायपोल मोमेंट होगा वो यहां लग रहा होगा, ये इनका परिणामी हो जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, यहां थीटा कितना है? यहां थीटा बताओ कितना है? यहां पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है। ऐसे ही बेटा यहां पे थीटा कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। यहां पे थीटा कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। क्या मेरी बात सही है? अरे इन सभी के अंदर एक से ज्यादा डायपोल मोमेंट लग रहे हैं। यहां पे एक डायपोल लग रहा है, यहां पे एक डायपोल लग रहा है। एक से ज्यादा डायपोल लगते हैं तो परिणामी निकलता है। परिणामी डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से परिणामी डायपोल मोमेंट जो होगा cos थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां एक डायपोल मोमेंट लग रहा है, यहां एक लग रहा है। डायरेक्शन जो रहती है वो कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी, 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 कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी। ठीक, अगर किसी यौगिक में एक से ज्यादा डायपोल मोमेंट है तो उसका परिणामी डायपोल मोमेंट निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से। आ जाओ बेटा, तो इसके हिसाब से बता दो, जिसका थीटा कम होगा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इस हिसाब से ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ऑर्थो में बॉन्ड एंगल सबसे कम है, थीटा कम है। ऑर्थो में थीटा कम है, थीटा कम होगा तो परिणामी डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। तो इन तीनों को अगर मैं बीपी के ऑर्डर में लिखूं तो ऑर्थो, मेटा, पैरा आंसर आएगा। आगे देखो बेटा, इन दोनों को आपको डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में लिखना है। एक से ज्यादा डायपोल होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिणामी डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, एक डायपोल मोमेंट इधर लगेगा। कार्बन क्लोरीन एक डायपोल मोमेंट यहां लगेगा, कार्बन क्लोरीन एक डायपोल मोमेंट यहां लगेगा। आप सभी लोग इससे एग्री हैं? कार्बन क्लोरीन कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी, और इन दोनों का जो परिणामी डायपोल मोमेंट होगा वो यहां लगेगा। इस बात से भी आप सहमत होंगे?
इसका और इसका, इन दोनों का परिणामी यहां लगेगा, तो ये डायपोल और ये डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब कई तो इसमें भी दिमाग लगा लेते हैं, पता है कैसे सर बताऊं? एक और एक, दो डायपोल का जोड़ और एक डायपोल का जोड़, सर ये तो ज्यादा आएगा, तो फिर पूरा कैंसिल कैसे हो जाएगा? ये तेरे को किसने पढ़ा दिया? ये कौन सी फिजिक्स पढ़ी तूने भाई? अरे सदिश राशियां तूने पढ़ी है कि नहीं? फिजिक्स में पढ़ी है बेटा, पढ़ी है ना? तो एक से ज्यादा सदिश राशि होते तो परिणामी भी निकालता है, उनका कंपोनेंट लेकर के परिणामी निकालता है। तो जब इन दोनों का परिणामी तू निकालेगा, वो यहां आया, मान लो जो भी परिणामी आएगा वो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। यहां पे क्या होगा? कार्बन क्लोरीन कम विद्युतऋणी से अधिक विद्युतऋणी, एक डायपोल लगेगा। इस डायपोल को कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, यहां इस डायपोल को कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। यहां इसके डायपोल, इस डायपोल को इन दोनों का परिणामी कैंसिल कर देगा, इस डायपोल को इन दोनों का परिणामी कैंसिल कर देगा। सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या? इसका और इसका परिणामी निकाल लूं ऐसे, इन दोनों का परिणामी यहां लगा दूं तो वो इसको कैंसिल कर देगा, एक ही बात है। सर मैं तो इन दोनों का परिणामी यहां लगाऊंगा, तो ठीक है, जो उसका परिणामी होगा वो इसको कैंसिल कर देगा। कुल मिलाके बात ये कैंसिल हो जाएगा। अरे इन दोनों का परिणाम निकालूंगा तो यहां आएगा, वो और ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों का परिणाम निकालूंगा तो यहां आएगा, वो और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इन दोनों का परिणामी यहां आएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। वो तो एक ही बात है, तेरी मर्जी है, जैसे लगा ले। कुल मिला के इसका डायपोल मोमेंट साथ आएगा। मैं आपसे पूछूं, इनको सब बीपी के ऑर्डर पे अरेंज करना, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बीपी ज्यादा। अरे जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बीपी ज्यादा होता है भाई। सर ये कहां लिखा हुआ है? सर जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका बीपी भी ज्यादा होता है। फिर एक बात बताऊं सर, लेकिन एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है। बताओ क्या गड़बड़ है? यही तो बेटा समझने की चीज होती है। पढ़ाना होता, सिर्फ पढ़ाना ही होता तो मैं आगे बढ़ जाता अब तक। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, यशवंत सर ध्यान से सुनो। आपको हम पढ़ाते हैं आज, आपने पढ़ाया जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बीपी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। आपने पढ़ाया जिसका मास ज्यादा होगा उसका बीपी ज्यादा होगा। आपने यहां पर CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F इनको बीपी के ऑर्डर में अरेंज किया, तो इसका मास ज्यादा है तो इसका बीपी ज्यादा लिख दिया, इसका मास कम है तो इसका बीपी आपने कम लिखा, बिल्कुल सही लिखा। जिसका मास ज्यादा उसका बीपी ज्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका बीपी कम होता है। भाई जिसका मास ज्यादा उसका बीपी ज्यादा, जिसका मास कम उसका बीपी कम, बिल्कुल सही लिखा मैंने तो। सर ठीक है, आपकी बात मान ली यशवंत सर हमने। अब तुम यहां आ जाओ यशवंत सर, आओ यशवंत सर आप यहां आओ। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आया था आपका, डायपोल मोमेंट का यही एग्जाम, सेम एग्जांपल है ये। पहले मैंने इसके लिए बीपी का ऑर्डर लिख रखा है, अरे इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले बीपी का ऑर्डर लिख रखा है, ये रहा मास के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इनका डायपोल मोमेंट निकाल लिया, अब डायपोल मोमेंट का ऑर्डर भी निकाल लिया। सर आपने ये कंसेप्ट बता रखा है बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, तो सर इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है तो इसका बीपी तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सर इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, और जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा उसका बीपी सबसे ज्यादा, यानी कि सर CH3Cl का बीपी सबसे ज्यादा होना चाहिए, CH3I का बीपी सब, CH3Cl का बीपी सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। अरे CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसका बीपी सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्या मैंने CH3Cl का बीपी सबसे ज्यादा लिखा? थर्ड नंबर में। तो सर ये क्या हुआ, ये गलत लिख दिया क्या? कुछ गलत का तो सवाल ही नहीं। क्या कहा तुझे नादान, इस सीक्वेंस का पालन कर। अरे नादान इस सीक्वेंस का पालन कर। बीपी जब भी देखेगा पहले मॉलिक्यूलर मास से देखेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखेगा, उसके बाद डायपोल मोमेंट से देखेगा। तो क्या इनके मास सेम है? अरे क्या इनके मास सेम है क्या? जब इनके मास सेम नहीं है तो आप बताइए, आप इनका बीपी देखते टाइम डायपोल मोमेंट नहीं लगा सकते। जब मास अलग अलग है तो बीपी का निर्णय मास करेगा, मास अलग अलग है तो बीपी का निर्णय मास करेगा। समझ में आ गई क्या बात? तो कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन की जरूरत नहीं है,
कोई दिमाग में लोचा नहीं पलना चाहिए। बीपी सबसे पहले मास से देखा जाता है। तो ना मैं आपको बताऊं क्या, बीपी तो डायपोल मोमेंट के समानुपाती होता है। यही तो दिमाग में कीड़ा कर रहा है कि सर डायपोल मोमेंट तो इसका सबसे ज्यादा है, तो इसका बीपी सबसे ज्यादा क्यों नहीं हुआ। अरे तो बीपी मास के भी तो प्रोपोर्शनल है। पहले मास से चेक होता है, बीपी हमेशा मास से चेक होता है। बीपी सबसे पहले मास से चेक करेंगे हम, क्या इसका मास सबसे ज्यादा है, नहीं, बात खत्म। तो मास जिसका ज्यादा उसका बीपी ज्यादा होगा। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अच्छा सर, इसका मतलब यह बात हो गई, मुझे सिर्फ मुझे इतना पता हो कि बीपी मास के समानुपाती होता है, बीपी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बीपी डायपोल मोमेंट के, बीपी वंडरवाल फोर्स के समानुपाती, इससे ही काम नहीं चलेगा। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लगाना है चीजों को। बिल्कुल सीक्वेंस सही फॉलो होनी चाहिए, नहीं आंसर सही नहीं आएंगे। और फिर बच्चा पता है क्या करेगा, फिर पता है सर ये तो एक्सेप्शन है। अरे काहे का एक्सेप्शन है यार, जब आप कंसेप्ट ही सही तरीके से नहीं लगाओगे तो अपने आप एक्सेप्शन बन जाएगा वो। भाई मैं आपको यहां लिख दूं बोर्ड पे एक्सेप्शन, उससे एक्सेप्शन थोड़ी हो जाता है। केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यह सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। कोई एक्सेप्शन नाम की चीज केमिस्ट्री में होती ही नहीं है, आपको साफ साफ बता रहा हूं। हां उसमें कंसेप्ट अलग लग रहा होगा, उसमें कोई और ट्विस्ट होगा, फिर आप एक्सेप्शन क्यों कह सकते हो भाई। उसमें कोई और अलग चीज हो रही होगी, कोई अलग ट्विस्ट होगा, उसमें कोई नया कंसेप्ट लग रहा होगा। एक्सेप्शन क्या होता है? नेक्स्ट आई गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमेशा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ये सब बातें आइसोमेरिज्म में भी आई हुई हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक बिंदु जो होता है, वो पैकिंग क्षमता पर निर्भर करता है। जिसकी पैकिंग जितनी ज्यादा क्लोज होती है, जिसकी पैकिंग जितनी सघन होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो बेटा पैरासमावयी का गलनांक, पैरासमावयी का गलनांक बिंदु ऑर्थो एवं मेटा से अधिक होता है। पैरा वाले का जो गलनांक बिंदु होता है बेटा, वो ऑर्थो और मेटा से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पैरा समवाय की जो संरचना होती है, जो पैरा वाले होते हैं, ये पैरा वाले एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पे हैं, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे हैं। तो जो पैरा वाले समावयी होते हैं, उनकी जो संरचना होती है बेटा, वो अधिक सम्मित होती है। और संरचना जितनी ज्यादा सम्मित होती है, उसकी क्रिस्टल के अंदर पैकिंग उतनी सघन होगी। अगर पैकिंग सघन होगी तो अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा रहेगा, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? गलनांक बिंदु डिपेंड करता है पैकिंग क्षमता के ऊपर। पैकिंग क्षमता डिपेंड करती है उसकी संरचना के ऊपर, कि संरचना कितनी ज्यादा सम्मित है। संरचना जितनी ज्यादा सम्मित होगी, उसकी पैकिंग उतनी सघन होगी। पैकिंग सघन होगी तो अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक रहेगा, अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक रहेगा तो उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरतें होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उस आधार पर देखें तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पैरा की जो संरचना होती है वो ऑर्थो और मेटा से अधिक सम्मित होती है। इसकी पैकिंग जो होती है वो अधिक क्लोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा विलेयता। अब विलेयता का सिद्धांत क्या है? सॉल्युबिलिटी का सिद्धांत क्या है? विलेयता ये कहती है कि समान समान को घोलता है। विलेयता का सिद्धांत है कि समान समान को घोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। क्या कहा मैंने? विलेयता का सिद्धांत है समान समान को घोलता है, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलता है, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हेलो एल्केन जो होती है, जैसे मैं आरसीएल ले लूं, ये कोई हेलो एल्केन है मान लो, ठीक है, ये कोई हेलो एल्केन है। मैं कहूं कि कोई हेलो एल्केन है, इसको मैं अगर जल में घोलता हूं तो क्या ये हेलो एल्केन जल में घुल जाएगी? तो जल में घुलना किस बात पर निर्भर करेगा? बात को ध्यान से समझना। मैं एक हेलो एल्केन उसको जल में घोलना चाहता हूं, ठीक है। अब ये जल में घुलेगी या नहीं घुलेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जल में घोलने के दौरान आवश्यक ऊर्जा तो कितनी रही और मुक्त ऊर्जा कितनी रही। स्वाभाविक सी बात है, ये हेलो एल्केन की नहीं, कोई भी हो, अगर मैं XYZ कोई भी कंपाउंड उसको अगर जल में घोलता हूं तो वो जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा
कि इस दौरान आवश्यक ऊर्जा क्या रही और मुक्त ऊर्जा क्या रही। अगर मुक्त ऊर्जा ज्यादा है और आवश्यक ऊर्जा कम है तो घुल जाएगा। मुक्त ऊर्जा ज्यादा है, आवश्यक ऊर्जा कम है तो घुल जाएगा। और अगर आवश्यक ऊर्जा ज्यादा हुई, अगर आवश्यक ऊर्जा ज्यादा हुई, मुक्त ऊर्जा कम हुई तो बिल्कुल नहीं घुलेगा। आवश्यक ऊर्जा ज्यादा है, मुक्त ऊर्जा कम है तो घुलेगा नहीं। ठीक है, आ जाइए। हेलो एल्केन में होगा क्या बेटा, जरा देखो। हेलो एल्केन को आप जब जल में घोलोगे तो आप मुझे बताइए कि जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। क्या कहा मैंने? जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है, पहले आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। भाई जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध है, मैं चाहता हूं कि हेलो एल्केन को जल में घोलूं। तो भाई पहले एक बात बताओ, मेरा टारगेट है हेलो एल्केन को जल में घोलना, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि जल का एक अणु तो होगा नहीं मेरे पास, जल के बहुत सारे अणु होंगे। तो जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल काम कर रहा है, जो हाइड्रोजन बंध काम कर रहा है, मुझे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, अतः पहले इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना पड़ेगा। अतः इन हाइड्रोजन बंधों को पहले तोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना पड़ेगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या कहा मैंने? मैं हेलो एल्केन को जल में घोलना चाहता हूं। अब मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध रहता है बेटा? हाइड्रोजन बंध रहता है। तो हेलो एल्केन को जब जल में घोलूंगा तो मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा? जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण है, जो हाइड्रोजन बंध है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब क्या होगा? मान लो मैंने इसको ऊर्जा दे दी, मैंने H2O को ऊर्जा दे दी, उनके अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध था उसको तुड़वा दिया, ऊर्जा मैंने दे दी। ठीक, अब क्या होगा? जब आप हेलो एल्केन को जल में घोलोगे तो हेलो एल्केन और जल के अणुओं के बीच में आकर्षण होगा, हेलो एल्केन और जल के अणुओं के बीच में आकर्षण होगा, वहां से ऊर्जा मुक्त होगी। राइट, आकर्षण से हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। अब क्या होगा कि जो ऊर्जा मैंने दी यानी कि आवश्यक ऊर्जा और मुक्त ऊर्जा में से आवश्यक ऊर्जा ज्यादा हुई तो नहीं घुलेगा, तो नहीं घुलेगा। मुक्त ऊर्जा ज्यादा हुई तो घुल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बेटा आवश्यक ऊर्जा यहां पर जो रहेगी, आवश्यक ऊर्जा जो रहेगी वो ज्यादा रहती है और मुक्त ऊर्जा कम होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हेलो एल्केन जल में अविलय होती हैं। हेलो एल्केन जल में अविलय होती हैं। उसका कारण ये हुआ बेटा कि जब हम हेलो एल्केन को जल में घोलेंगे तो जल के अणुओं के मध्य जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो हमारी आवश्यक ऊर्जा होगी। मान लो मैंने ऊर्जा दे दी, उसके बाद हेलो एल्केन को जब जल में घोलूंगा तो इनके अणुओं के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण से ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन मुक्त ऊर्जा का मान कम रहता है, यहां पे आवश्यक ऊर्जा ज्यादा रहती है। इसलिए कहा जाता है कि हेलो एल्केन जल में अविलय होती हैं। बात क्लियर? कोई आपसे पूछे कि हेलो एल्केन जल में अविलय होती है, उसका कारण, तो आप कहेंगे कि हेलो एल्केन को जब हम जल में घोलते हैं तो आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होती है और मुक्त ऊर्जा कम होती है। आगे आ जाइए। घनत्व, घनत्व का जो मान होता है, घनत्व का मान द्रव्यमान या कार्बन परमाणु की संख्या या हैलोजन परमाणु की संख्या के साथ बढ़ता है। कहने का मतलब यह है, मैं अगर आपको भिन्न भिन्न यौगिक दे दूं, मैं आपसे कहूं उनको घनत्व के क्रम में लिखूं, तो घनत्व का जो मान रहता है वो द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। या कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है तो भी बढ़ेगा, हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ रही है तो भी बढ़ेगा। सीधा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। डी इक्वल टू क्या होता है? m/v होता है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अरे यही तो होता है यार। आप बताओ, अगर मास की वैल्यू बढ़ेगी, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। डी फॉर डेंसिटी, घनत्व। घनत्व का जो मान होता है m/v होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की वैल्यू बढ़ेगी तो घनत्व बढ़ जाएगा।
तो आप बताइए मास किसका ज्यादा होगा? आर का मास सबसे ज्यादा, आरबीआर का उससे कम, आरसीएल का उससे कम, आरएफ का सबसे कम। तो इसका मास सबसे ज्यादा है, मास ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो छोटी सी बात है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद हमें आप लोगों को हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ानी है। लेकिन हेलो एल्केन बनाने की विधि जो पढ़ानी है उसमें से पहली और दूसरी तो मुझे पढ़ानी नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा रखी है। मैं स्टार्ट करूंगा थर्ड से। थर्ड पढ़ानी है मुझे, फोर्थ पढ़ानी है, फिफ्थ पढ़ानी है और सिक्स्थ पढ़ानी है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ानी है। सर क्या बात है, आज तो कमाल हो गया, 1 घंटा 10 मिनट में मैटर क्लोज कर दिया, मान गए सर आपको। हाँ? क्या करें, आपकी भावनाओं का मैंने बहुत बहुत सम्मान किया कमेंट बॉक्स पढ़ के। लेकिन कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे, कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि सर रोज ऐसी क्लास आ जाए 1 घंटे 10 मिनट की। भाई किसी को भी ऐसी गलत फहमी, अच्छा मैं पूरी तैयारी के साथ हूं, वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरी तैयारी के साथ हूं, है ना। वो तो ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स पढ़ करके मेरा थोड़ा सा आज मन हुआ कि ठीक है एक दिन तो रिलैक्स दे देते हैं इनको, है ना। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स दिया जा रहा है, लेकिन कोई ये गलत फहमी ना पाल ले कि हमेशा 1 घंटे 10 मिनट की क्लास मिलेगी। ऐसा दोबारा होने की संभावना माइनस में है, माइनस में, प्लस में भी नहीं, माइनस में है। ठीक है, देखो बेटा तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, क्या कह रहा हूं, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, यह बात बिल्कुल सत्य है। ये जो आज मैंने आपको लेक्चर छोटा दिया है, इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में इसकी भरपाई आपको ही करनी है, करवाऊंगा आपसे ही, काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तेल किससे निकलेगा? तिलों से ही निकलेगा बेटा। चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ में कान ही आना है, आज नहीं तो कल। समझ में आ गई बात? तो बेटा इस लेक्चर को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।